हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आगे मूव करेंगे। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक के बारे में देखा था, बैटरी के बारे में देखा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखा था और अच्छे से इसको कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर। बराबर है ना? ठीक है। तो क्या क्या हमारा आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक, आज क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे। कारण क्या है, अभी एग्जाम से आ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, ऑफलाइन के बैच स्टार्ट होने का टाइम हो गया है। ठीक है ना? तो एक क्विज बैच की तो मैंने छुट्टी कर दी है। देखो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। आराम से कवर करेंगे इसको, ओम्स लॉ को। नाम से समझ में आ रहा है, ओम जो थे एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। ठीक है भैया। और ओम्स लॉ हम लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है। क्या होता है ओम्स लॉ? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो, जैसा कि आपको बैटरी के बारे में पता है कि हमारे पास क्या होती है, एक बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी होती है। बैटरी होती है। बैटरी से क्या होता है? करंट निकलता है। एक बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है, एक बैटरी का माइनस टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, आई करंट निकलता है। और यहाँ पे मान लो कोई भी एक बल्ब है, हाँ या ना? देखो, तो ये V वोल्ट की बैटरी से आई करंट निकल रहा है। V वोल्ट की बैटरी से ओम ने ये देखा, ओम ने ये देखा कि V वोल्ट की बैटरी से आई करंट निकल रहा है और आई करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब आराम से ग्लो हो रहा है। बराबर है। पर अगर मैं यहाँ पे मान लो एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है और छोटी सी बैटरी तो छोटा सा करंट निकलेगा, तो छोटा सा बल्ब भी ग्लो हो जाएगा। पर अगर मान लो मैं इसके सामने एक बड़ा सा बल्ब ले आऊं जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, मान लो कि जैसे तुम्हारे पास सेल आता है, उस सेल से क्या है, छोटे मोटे बल्ब तो जल जाते हैं। पर मान लो मैं यहाँ पे 50 वाट का बल्ब रख दूं, 60 वाट का, 100 वाट का बल्ब रख दूं, क्या वो उससे ग्लो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं ग्लो होगा बेटा? क्योंकि इस बैटरी से उतना सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं निकल रहा जितना उस बल्ब को ग्लो करने के लिए करंट चाहिए। जितना उस बल्ब ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है उतना करंट नहीं निकल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ओम ने देखा कि अगर आपको सर्किट के अंदर करंट को बढ़ाना है ताकि बल्ब ग्लो करे, अगर आपको सर्किट के अंदर करंट को बढ़ाना है ताकि बल्ब ग्लो कर सके, तो आपको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट ज्यादा बहेगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है, अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। बिना वोल्टेज बढ़ाए आप करंट को नहीं बढ़ा सकते। हाँ या ना? ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने यहां से क्या देखा, यही बात ओम्स ने बोली। ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, the current flows in a conductor. The current flows in a conductor is directly proportional to what? Potential difference across its terminal. At constant temperature and pressure, the current flows in a conductor is directly proportional to potential difference across the terminal. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, यानी अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पे लगता है कांस्टेंट। क्या लगता है? कांस्टेंट। क्या लगता है यहां पे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहां पे लगेगा R। R क्या है? R रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। R एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम ना V इज इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनल का साइन के कांस्टेंट लगा आर आई, पर V इज इक्वल टू आर आई पढ़ने में अच्छा लगता। क्यों लगता भाई? मैं भी सही कह रहा हूं, क्यों लगता? आर आई होना चाहिए था, पर पहले से हमने क्या कर दिया, इसको हम ऐसे पढ़ते V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर है। इसका डायग्राम बना सकते हैं हम कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है V। अगर ये बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, और ये हमारे पास, और तुम्हें पता ही है ये वायर को तुमने क्या कर रखा है, जूम। ये हमारे पास वायर है, प्लस वाली साइड से करंट बह रहा है और इधर को करंट आ रहा है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे होंगे? माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन, याद है ना यार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तुम इधर से इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे इधर की तरफ, हाँ या ना? इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे और इधर से करंट जा रहा होगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अभी मैं रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, सब्र करो। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। पहले इसको आप नोट कर लेना। अब हेयर यहाँ पे कौन क्या क्या है सबको पता है। V इज वोल्टेज, और वोल्टेज को हम क्या भी बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पता होगा ये तो, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बराबर ना? तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना। और रेजिस्टेंस क्या होता है, आओ अगले उसमें बात करते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है? फटाफट कर लो, शाबाश। ठीक है बेटा, हो गया होगा, नोट हो गया होगा वो, है ना? आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास है, ऑन कर दी मैंने, यस। आगे हमारे पास है रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? देखो, V इज इक्वल टू आई आर, आपको पता लग गया, ओम्स लॉ है, ठीक है। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनना। देखो, जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है? एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बराबर है, ठीक है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, हम कहते हैं हाँ करंट जाता है, पर असल में तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। असल में तो हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यस। तो यहां से कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। देखो देखो क्या हो रहा है, यहां से नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। नेगेटिव साइड से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मैंने बैटरी का आपको स्टार्टिंग डे में बता रखा है, हाँ या ना? अगर ध्यान नहीं है तो सबसे पहले दिन के नोट्स निकाल लो, एक बार वीडियो को पॉज करके और एक बार रिवाइज कर लो। अच्छा हाँ, बैटरी ये होता है, ये होता है। तुम्हारे पास तो ये प्लस पॉइंट भी है ना, कि अगर कोई क्लास तुम्हें दिमाग में नहीं आ रही है तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पीछे पढ़ने पलटा सकते हो, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव साइड से क्या है? नेगेटिव साइड से क्या है? आप लोगों का इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं। अगर मैं इस कंडक्टर को जूम करके बनाऊं, कैसे करके बनाऊं? जूम करके। मैंने यहां पे इसको जूम करके बनाया, हाँ या ना? अब देखो क्या हो रहा है जूम करके, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर को फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मतलब कहने का यह है,
जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाला, ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा होगा आगे की तरफ। अरे समझो बात को, समझो। सारे इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आगे भी है, तो ये बीच वाले को ये आगे धक्का दे रहा होगा, ये इधर वाला इसको पीछे धक्का दे रहा होगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। जैसे वो आगे जाना चाह रहा है, फिर पीछे धक्का आ रहा है, फिर वो आगे जाना चाह रहा है, फिर पीछे धक्का आ रहा है। तो ये जो रास्ते में रुकावट आ रही है, कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से, डिसिप्लिन में, जैसे तुम्हारा चलता है ना डिसिप्लिन, सुबह 6 बजे उठे, 5, तुम तो 5 बजे उठते हो। देखो अभी भी उठते हो ना 5 बजे, है कि तोड़ दिया शेड्यूल? बता नहीं यार। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है कायदे से क्या होना चाहिए था? बैटरी के नेगेटिव साइड से करंट निकला, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला, और पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाना चाहिए था, है ना? पर असल में क्या हो रहा है, वो ऐसे नहीं निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रिपल्शन हो रहा है, फिर पीछे, फिर रिपल्शन, फिर आगे, फिर रिपल्शन, फिर आगे, फिर रिपल्शन, ऐसे कर करके वो कहां पहुंच रहा है? बैटरी के पॉजिटिव एंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। अब इतनी जद्दोजहद से, इतनी मेहनत करके वो इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है, तो जो बीच में उसने रुकावट झेली ना, इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्टेकल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्टेकल, वो जो रुकावटें possessed by the conductor of the flow of electron through it, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में किसी कंडक्टर के अंदर रुकावटें आई, किस वजह से? रिपल्शन, अट्रैक्शन, इन वजह से, है ना? उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अराइजेस ड्यू टू, किस वजह से रेजिस्टेंस आता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इस पर टकराया, इसको रिपेल कर दिया, उस पर टकराया, उसको रिपेल कर दिया। तो कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में जब वो जाते हैं, तो जो वो एन नंबर ऑफ फालतू के कोलिजन्स हो रहे हैं, उन कोलिजन्स की वजह से जो रुकावट पैदा हो रही है, उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? वी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, है ना? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कांस्टेंट लगा आर, बराबर है, ठीक है। आर क्या है हमने देख लिया, ठीक है, आर हमने देख लिया। इसको कैसे नोट करोगे? ऐसे नोट करोगे, मतलब इसको नोट कर लेना अंग्रेजी को, फिर एक कंडक्टर बनाना, और अब मैं यहां पे करने जा रहा हूं आर। इट इज डिनोटेड बाय आर। रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? आर से। अभी केमिस्ट्री में भी आया था रेजिस्टेंस, मैंने कहा था कि फिजिक्स में भी आएगा, तो वो जो टर्म्स तुमने वहां पढ़ी हो सारी तुम यहां पे भी देखोगे। तो इट इज नोटेड बाय आर, इट इज नोटेड बाय आर। अब अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इज ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसा, बराबर है ना? हाँ, मतलब ऐसा क्लियर है? तो ये ओम का सिंबल भी होता है, ठीक है। और अब बताओ रेजिस्टेंस के बारे में। अब मैं रेजिस्टेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं, देखो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नोट, according to Ohm's law, V is equals to क्या होता है? IR। V is equals to क्या होता है? IR। अगर मैं यहां से R का फॉर्मूला निकालूं तो R क्या आ जाएगा? R is equals to में V अपॉन में I, R is equals to में V अपॉन में I, R is equals to में V अपॉन में I, ठीक है। इसको बोल देते हैं एक, फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ग्राफ दे रखा हो VI का, क्या दे रखा हो? ग्राफ दे रखा हो VI का, है ना? नोट, देखो बहुत ध्यान सुनना, ग्राफ ऑफ VI समझते हो ना? V वोल्टेज और I क्या है? करंट, ग्राफ ऑफ वोल्टेज करंट, है ना? ध्यान सुनते जाना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यहां से मैंने R निकाल दिया, V अपॉन में I। मान लो ग्राफ हमें दे रखा है ये, एक तरफ है वोल्टेज और एक तरफ है करंट, और इसका ग्राफ जा रहा है मान लो ऐसा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट जाता है। अरे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे तो जाता है। कल तुमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे जाता है? ऐसे जाता है। अरे हाँ या ना? डायरेक्टली का तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो V R इज इक्वल टू V अपॉन में I, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, देखो ध्यान से, देखो, स्लोप
ऑफ वी। स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले स्लोप का मतलब सुनो। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो स्लोप का सिंपल मतलब है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। ध्यान से देखो, ये वी आई ग्राफ क्या थीटा एंगल पे जा रहा है कुछ? क्या कोई थीटा एंगल पे जा रहा है वी आई ग्राफ? हाँ सर, वी आई ग्राफ थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से इसके लिए टेन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू आएगी टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर में कौन है? अगर मैं ग्राफ को इस ग्राफ को देखूं तो ये जो स्लोप जा रहा है, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन जा रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, अरे चौथी फेलो ध्यान तो दे लो इधर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा। अरे निकम्मो, जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा। और कौन है परपेंडिकुलर में? वोल्टेज। अरे परपेंडिकुलर में वोल्टेज की तो वैल्यू आएगी। परपेंडिकुलर ये यहां मान लो 5 वोल्ट है तो ये भी तो 5 ही होगा। ये 10 होता तो ये भी 10 ही होता। तो परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है? वोल्टेज। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में वोल्टेज आ रहा है। बेस में कौन है? बेस में बेस इज करंट आई, तो बेस में आ गया आई। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? v अपॉन आई। इसको मैंने बोल दिया सेकंड। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, एक और दो से क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला v अपॉन आई, टेन थीटा भी v अपॉन आई, रेजिस्टेंस भी v अपॉन आई, टेन थीटा भी v अपॉन आई। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू टेन थीटा? क्या मैं ये बोल सकता हूं r इज इक्वल टू टेन थीटा? और टेन थीटा किसके बराबर होता है? स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं r इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप? क्या बोल सकता हूं? स्लोप। तो इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ, कोई आपसे पूछे कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस v अपॉन आई, टेन थीटा v अपॉन आई, टेन थीटा v अपॉन आई, और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। स्लोप हो गया रेजिस्टेंस। हेंस स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स, वीडियो ऑन है भाई ये, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो बेटा ये छोटी सी बात याद रखोगे कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो बस, और तो सब बढ़िया है बेटा। आप सुनाओ, सब बढ़िया बेटा। अब देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ है ना, रेजिस्टेंस देता है तो इसका मतलब कोई भी आपसे बोले तो आपको कर देना है, बराबर है ना। अब मैं आपको ना ग्राफ वाले सवाल बताने जा रहा हूँ। ग्राफ वाले सवाल कैसे करने, ग्राफ वाले सवाल कैसे करने, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो। मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। आई मीन ड्रिंक वाटर। आप पानी, आप इसको नोट करो, है ना। अब मैं आपको एक बात समझाने रहा हूँ। ये समझ में आया? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, हाँ है ना। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको, शाबाश। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मुझे एक डस्टर लाना है, ठीक है, भूल जाता हूं। हरिओम। ये याददाश्त बहुत गंदी है यार, बहुत बुरी याददाश्त है मेरी, बहुत बुरी। मैं पिछले एक हफ्ते से, क्या है, मैं क्योंकि बुक रीडिंग, मतलब खाली बैठे बैठे जब रात का एक घंटा सोने से पहले बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। अभी ये आदत मैंने अभी डाली है 6-7 महीने पहले से, पहले नहीं थी। मतलब लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। तो क्या है, लास्ट में सोने से पहले 1 घंटा बुक रीडिंग कर लिया, या संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया कभी तो दोपहर में पढ़ लिया, है ना। तो क्या है, बुक रीडिंग के लिए मेरे पास हाईलाइटर, क्या है, कोई भी नोवेल पढ़ रहा हूँ तो कोई अच्छी लाइन दिखी तो हाईलाइट कर लिया। एक हफ्ते से मेरा हाईलाइटर खत्म हो रखा है। एक हफ्ते से मैं ट्यूशन से निकलता हूँ, नवीन हाईलाइटर लेना है, हाईलाइटर लेना है, हाईलाइटर लेना है, घर आते आते भूल जाता हूँ यार।
1 हफ्ते से। आज देखता हूँ आज याद रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अब सोच रहा हूँ जाते समय ही ले लूंगा ज़्यादा, है ना। आज तो खैर मैच भी है, फाइनल भी है ना। आज तो क्या ही पढ़ूंगा, है ना। आज तो फाइनल ही देखूंगा। देखो बेटा, है ना, देखो जीत जाएंगे गाइस, जीत जाएंगे हम लोग। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमें मैच में कोई दिलचस्पी नहीं है, हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, देखो बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। देखो सवाल क्या आएगा, सवाल ऐसा आएगा बेटा, देखो सवाल ऐसा आएगा, वो आपसे कहेगा कि ये वीआई ग्राफ है। ये क्या है? वीआई ग्राफ है। इस वीआई ग्राफ के लिए 2 लाइन खींच देगा, एक ये R1 एक ये R2, और कहेगा बताओ वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? आप कहोगे रेजिस्टेंस। तो वो आपसे कहेगा ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। आप कहोगे हाँ ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। आप कहोगे ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा कि अगर वीआई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो बताओ ज्यादा कौन सा है? अरे भाई ये कैसी बात है भाई, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? अब ये आप कैसे बताओगे यार ये ज्यादा यार? तो सवाल ऐसा आएगा, बराबर है ना, ठीक है। तो कैसे करना होता है ऐसे सवालों को, ग्राफ के क्वेश्चंस को देखो। उसके लिए मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं, देखो एक नोट बना के दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। फॉर ग्राफ क्वेश्चन, ऑफ वीआई, अगर वीआई का ग्राफ का सवाल आ गया, तो उसको कैसे टैकल करना है देखो। क्या तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू पता है? हाँ भैया हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू। भैया किसको नहीं पता टेन थीटा की वैल्यू? बताओ यार। टेन थीटा 0 डिग्री, यहां पे मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा, और यहां मैं बोल रहा हूं टेन थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटे अगर मैं तुमसे बोलूं टेन 0 डिग्री क्या होता है? टेन 0 डिग्री क्या होता है? टेन 0 डिग्री इज 0, टेन 0 डिग्री इज 0। टेन 30 डिग्री इज 1/√3, 1/√3। टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3 एंड टेन 90 इज नॉट डिफाइंड। यही होता है, ठीक है, यही होता है ना। हाँ टेन थीटा, बाकी आप लोगों की मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं, इतनी भी नहीं है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ थीटा 0 30 है ना, जो उसमें ज्यादा बोलता हूँ है ना, कि आप लोगों की मैथ ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया, चलो आप लोगों की मैथ मेरे से ज्यादा अच्छी है, ठीक है। देखो थीटा 0 30 45 60 एंड 90, ठीक है। 0 और 1/, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो टेन थीटा का पैटर्न क्या चल रहा है? टेन 0 इज 0, टेन 30 इज 1/√3, 1/√3 इज 1.73, हाँ है ना, 1.73। 1.73 को करीब करीब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 1.5 होता तो 2 पे जाता है, 1.5 होता तो 1.5 होता 10 पे 5 बटा कितना आता है? 2/3, ये आता 0.6, है ना, पर उससे ज्यादा है तो वैल्यू और कम आएगी, यानी ये वैल्यू आएगी 0.54 अप्रोक्स, या 6 आ जाएगी, 5 इतनी आएगी, मतलब 0.5 से लेकर 0.6 के बीच करीबन ही आएगी ये वैल्यू काट के। और 45 कितना है? 1, और √3 1.73। यानी तुम ध्यान से देखो, 10 0 0 है, 10 30 इतना है, 10 45 1 है, 10 60 1.73 है, यानी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब 10 0 से 90 तक जाते जाते वैल्यू बढ़ती है, हाँ या ना? अरे हाँ है ना। कोई तुमसे बोलेगा 10 45 डिग्री बड़ा होता है कि 10 60 बड़ा होता है? अबे वैसे 60 देख के मत बोलना बायोलॉजी निकम्मो की, 60 बड़ा तो 10 बड़ा, ऐसे तो कॉस में उल्टा चलता है यार। कॉस में क्या चलता है? कॉस 0 कितना होता है? 1, कॉस 90 कितना होता है? 0, यानी कॉस की वैल्यू 0 से 90 पे गिरती है और साइन की वैल्यू बढ़ती है, टेन की वैल्यू भी बढ़ती है, बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे भाई ये हिला तो नहीं बोर्ड मेरा? नहीं, देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं टेन थीटा इंक्रीज होता है 0 to 90, टेन थीटा 0 से 90 की तरफ क्या होता है? इंक्रीज होता है, सही बात है, ठीक है। ध्यान से बस
इंक्रीज हो रहा है, खत्म। सवाल क्या आएगा देखो, अब एग्जाम्पल एक, वो आपसे कहेगा एक ग्राफ दे रखा है, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और एक का है R2। ये हो गया ये हो गया I, ये हो गया V। ये आपको सवाल दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन R1 बड़ा है R2 से, दूसरा ऑप्शन R2 बड़ा है R1 से, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया R1 बराबर है R2 के, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नन। और कहता है बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। यानी VI ग्राफ दे दिया, R1 R2 ये दे दिया आपके सामने, और कह रहा है बताओ कि क्या है आंसर इसका। देखो कैसे सॉल्व करना है बेटा, जब भी ग्राफ का सवाल आएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंगल बनाने। क्या बनाने हैं, एंगल। देखो वी नो दैट, पहले आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं, ये मैंने बना दिया ग्राफ। इधर हो गया V वोल्टेज और इधर हो गया करंट I, और इसका ग्राफ जा रहा है बच्चा ऐसा। ये हो गया R2, ये हो गया R1, बराबर है, ठीक है। ये हो गया V, ये हो गया करंट। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें तो थीटा बनाना है एंगल, तो मैंने बोल दिया इसके साथ जो एंगल है वो है θ1। कितना है, θ1। और इस R2 का जो एंगल है वो है θ2। कितना है, θ2। इसका एंगल हो गया θ1, इसका एंगल हो गया θ2। क्लियर है, ठीक है। we know that slope of VI graph gives resistance। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। देखो अगर मुझे पता करना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं ये पता कर लूं किसका स्लोप ज्यादा है, इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है या इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अगर मुझे पता करना है कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं ये पता कर लूं कौन सा स्लोप ज्यादा है, और अगर मुझे ये पता करना है कौन सा स्लोप ज्यादा है, तो मैं ये पता कर लूं किसका tan थीटा ज्यादा है। समझे, समझे। तो मास्टर कहना चाह रहा है हेयर साफ साफ जिंदा दिख रहा है, θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है। ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। θ1 θ2 ग्रेटर देन θ1, साफ साफ दिख रहा है। θ2 बड़ा है, θ1 क्या छोटा। अबे मूर्खो, tan की वैल्यू 0 से 90 पे ही बढ़ती है, 90 से 180 पे घटती है। तो एंगल देख लेना, वैसे एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा, टेंशन ना लो। तो θ2 बड़ा है θ1 से। अगर θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से, क्योंकि अगर θ2 60 है, ये मान लो 50 है, तो 60 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है, 50 की कम होती है, क्योंकि tan क्या होता है 0 से 90 पे इंक्रीज होता है। हाँ कि ना, अब बोल ना मुझसे, हाँ बोल, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो θ2 बड़ा है θ1 से, tan θ2 बड़ा है tan θ1 से। अगर tan θ2 बड़ा है tan θ1 से, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ R1, स्लोप ऑफ 1 बड़ा है किससे, सॉरी 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 सॉरी, स्लोप ऑफ 2 बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ 1 से। अरे हाँ कि ना, θ2 बड़ा है तो tan θ2 बड़ा है, मतलब स्लोप सेकंड का बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस 2 का बड़ा है किससे, रेजिस्टेंस 1 से, यानी R2 बड़ा है R1 से। बात खत्म। पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन ये रहा। क्लियर है। अच्छा भैया, तो भैया ऐसा करेंगे ना, I के साथ में एंगल देख लेंगे। हाँ, I के साथ में एंगल देख लेना, जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा, उसका रेजिस्टेंस बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। तो ये नोट कर लो। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगी इन ग्राफ के क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है। बराबर है, ठीक है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। इज एवरीथिंग फाइन, यस एवरीथिंग फाइन, बराबर है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो।
एक सवाल दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो क्या बता रहा था मैं, अरे क्या बता रहा था मैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा था मैं आपको। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये रहा, ये है आर ए, ये है आर सी, ये है आर सी बी, ठीक है। ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज। पहला ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? आर ए बड़ा है आर बी से, फिर आर सी से। दूसरा ऑप्शन आर ए बराबर है आर बी बराबर है आर सी, गलत भैया। तीसरा ऑप्शन दो, आर बी बड़ा है फिर आर सी बड़ा है फिर आर ए बड़ा है। चौथा ऑप्शन आर ए बड़ा है फिर आर सी बड़ा है और फिर आर बी बड़ा है। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब तो तुम लोग समझदार हो, आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हो। बोलो, अबे बोलो निकम्मो बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? जिसका थीटा छोटा उसका वो छोटा, उसका स्लोप छोटा, स्लोप छोटा रेजिस्टेंस छोटा, यानी सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, आर बी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एंगल है, उसके बाद आर सी, उसके बाद आर ए, थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। रैप्टा ऐसा मारूंगा ना दिमाग घूम जाएगा निकम्मो। अबे वोल्टेज और करंट की पोजीशन बदल चुकी है, हाँ या ना? वोल्टेज करंट की पोजीशन बदल चुकी है। ये वीडियो ऑन भी है। वोल्टेज करंट की पोजीशन बदल रखी है मूर्खों, वहां पे ध्यान से देखो, दिमाग तो है नहीं। इस बार यहां पे करंट है और यहां पे वोल्टेज है। तुम्हें एंगल लेना है करंट के साथ का। पिछले देखो करंट के साथ का एंगल ले रखा है मूर्खों। तो ये आर ए है, ये आर सी है, ये आर बी है। ये आर बी, ये आर सी, ये आर ए। तो एंगल तुम्हें ये वाला लेना है। ये हो गया थीटा वन, ये हो गया तुम्हारे पास थीटा टू, या थीटा बी एंगल बोल दो, थीटा सी एंगल बोल दो, क्या दिक्कत है। ये हो गया तुम्हारे पास थीटा ए। अब ध्यान से देखो, थीटा ए सबसे बड़ा है, बेस आई को लेके एंगल मानना है। तो थीटा ए सबसे बड़ा है, फिर थीटा सी, उसके बाद फिर थीटा बी। तो यानी कि क्या होगा, टेन थीटा ए सबसे बड़ा, फिर टेन थीटा सी, फिर टेन थीटा बी। और फिर तो यानी कि स्लोप है, स्लोप ऑफ ए सबसे बड़ा होगा स्लोप ऑफ सी से, देन स्लोप ऑफ बी, यानी आर ए बड़ा है आर सी, उसके बाद आर बी। ये होगा, बराबर है? हाँ या ना? खत्म, ऐसे बराबर है? अरे हाँ या ना? ठीक है। एक सवाल और करोगे? ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो, शाबाश, है ना? नोट कर लो। वो आपको ऐसे क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन कहेगा ये वीआई ग्राफ है। अब ध्यान से देख लो, कहां वी बना रहा हूं, कहां आई बना रहा हूं मूर्खों, कहां वी बना रहा हूं, कहां आई बना रहा हूं, इस बात को ध्यान से देख लो। ये दे दिया आपको एंगल, ये दे दिया R1, ये दे दिया आपको R2, बराबर है? ये इसके साथ एंगल दे दिया मान लो 30 डिग्री, और ये इसके साथ एंगल दे दिया 30 डिग्री। और आपसे कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 R2 का रेशियो निकालना है। आंसर आपको क्या निकालना है? R1 डिवाइड बाय R2। कैसे निकालोगे? चलो बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? इसका रेशियो क्या आएगा बताओ? अबे मूर्खों दिमाग लगाओ, हो जाएगा यार।
लगाओ तो सही, ऑन है वीडियो। हाँ हाँ दिमाग लगाओ, हो जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में। 2 रुपए का सवाल है, 2 रुपए का, 2 रुपीज, 2 रुपीज। या गाइस दिस क्वेश्चन 2 रुपीज क्वेश्चन, ठीक है। बोलो 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 बोलो, नहीं बोलोगे मत बोलो, है ना, तुम नहीं बोलोगे, बोल बेटा बोल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हियर वी नो दैट, पहले तो ग्राफ सही करो। ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास क्या है R1 है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, हाँ है ना, ठीक है। ये इसका ऊपर के साथ एंगल 30 दे रखा है, तो नीचे के साथ क्या हुआ एंगल 60। अब तो कर ले भाई, अब तो कर ले, नीचे के साथ क्या हुआ 60। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हियर वी नो दैट स्लोप ऑफ VI ग्राफ gives resistance, slope of VI graph gives resistance। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं slope of VI graph gives resistance, तो इसका मतलब slope is equals to tan theta is equals to resistance, हाँ है ना। यानी मैं ये बोल सकता हूं R1 is equals to tan theta 1 और R2 is equals to tan theta 2। इसको बोल रहा हूं 1, इसको बोल रहा हूं 2, सही बात है। R1 tan theta 1, इसको R2 tan theta 2। नाउ R1 डिवाइड बाय R2 क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो tan theta 1 डिवाइड बाय tan theta 2। tan से tan काट दो। अबे बायोलॉजी वालों काट मत देना, मूर्ख तो हो ही तुम लोग, दिमाग तुम्हारे पे है नहीं। R1 डिवाइड बाय R2, tan theta 1 कितना है? tan theta 1 is 30 डिग्री एंड tan theta 2 is tan 60 डिग्री, है ना। तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 30 होता है। 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइड tan 60 कितना होता है? √3, हाँ है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आएगा, कैंची मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा ये। तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू में 1/√3 इंटू में 1/√3, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/3। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1/3। आ गया आंसर, आ गया हमारे पास। कुछ था इसमें सवाल में? नहीं। तो बच्चा ये हमारे पास ग्राफ वगैरह के सवाल है, इसको रख दूं मैं। ये हमारे पास ग्राफ वगैरह के सवाल है और ऐसे सवाल हमसे पूछ सकता है कभी कभी। और तो आज के ना लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे। कारण क्या है, 4:30-5 बजने वाले। अभी भी मैं एग्जाम देके आया तो एक क्लास हमने कैंसिल करी ताकि मैं आपका रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा हमारा पीछे चल रहा था, मैं चाहता नहीं था छुट्टी करना, है ना। तो ठीक है, अब क्या है, कोशिश करूंगा कल अगर मेरे पे समय रहा तो कल भी मैं एक लेक्चर डालूंगा, फिजिक्स का डालूंगा, हाँ है ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा बराबर में, हल्का बराबर, 1-2 क्लास भी पीछे रहोगे उससे तो मैं कभी भी बैलेंस कर दूंगा, तो है ना, वो बराबर हो सके, ठीक है। बाकी यहाँ तक का नोट करो। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने ना असाइनमेंट से सवाल सॉल्व करे होंगे, आपने असाइनमेंट से सवाल सॉल्व करे होंगे, बिल्कुल करे होंगे। तो मैं ऐसा करूंगा कि ना आपका टेस्ट पेपर, हाँ यार टेस्ट पेपर मिल जाएगा आपको आज। और आपका आज का होमवर्क है, कि ऐसा करना, चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल कर लेना, कैपेसिटर वाले चैप्टर के एग्जाम्पल्स कर लेना। क्या आपसे हो रहे हैं यार? आपने एग्जाम्पल डाउट भी बोला था ना, उसको रहने देना, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 के भी कर लेना, इसी बात पे 1-2 दोनों के कर लेना, एग्जाम्पल्स कर लेना। और इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल, आपने देखा होगा टेस्ट में भी आए थे एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स आए थे, और वो सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर थे, मतलब पुराने कुछ सालों के थे वो। तो टेस्ट पेपर वो सही था, अच्छा टेस्ट पेपर था वो, बराबर है ना, ठीक है, क्लियर है। तो उसको नोट करो, ओके, और ध्यान रखो अपना, ठीक है, बाय, टेक केयर बेटा।